हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज के इस लेक्चर में हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर का नेक्स्ट लेक्चर जो कि नील बोहर का मॉडल है उसको समझने जा रहे हैं। ठीक है, नील बोहर के मॉडल से पहले हम लोग जो भी चीज़ पढ़े थे अपने दो लेक्चर में उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़े थे जॉन डाल्टन के मॉडल के बारे में। जॉन डाल्टन के हिसाब से एटम सबसे स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल था यूनिवर्स का, जिसको हम लोग फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते थे। मतलब एटम के अंदर और भी कुछ पार्टिकल्स प्रेजेंट नहीं है, सबसे छोटा पार्टिकल एटम है। लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का आविष्कार हुआ बच्चों, तो हमें यह पता चला कि नहीं, एटम के अंदर और भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो उसके बाद जे थॉमसन आए। जे थॉमसन अपना एक मॉडल बनाए। मॉडल में वो क्या बोले, ध्यान से समझो। जैसे डाल्टन आए, डाल्टन बोले स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल यूनिवर्स का क्या है, तो बोलेंगे एटम है। इसके अंदर और कुछ भी प्रेजेंट नहीं, क्योंकि वो बोल चुके थे कि सबसे स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल क्या है, एटम है। ठीक है, लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का आविष्कार हो गया तो साइंटिस्ट लोग के दिमाग में ये बात आई कि आखिर अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एटम के अंदर ही है तो आखिर कैसे अरेंज रहा होगा। तब जे थॉमसन बोले कि ये एटम पूरी पॉजिटिव चार्ज का ही बना हुआ है और इसमें इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से इंबेडेड है जस्ट लाइक सीड्स इन द वाटरमेलन। कहानी क्लियर है। ये मॉडल अच्छा खासा चल रहा था, तो अचानक से एक दिन इसी मॉडल के ऊपर रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। कौन सा, अल्फा पार्टिकल वाला। तो इस मॉडल पे इस तरह से समझो, ये क्या पॉजिटिव चार्ज है, क्या एटम क्या पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर है। तो इस पे अगर हीलियम पार्टिकल, हीलियम का जो हीलियम आयन यानी कि जिसको हम लोग अल्फा पार्टिकल बोलते थे, वो अगर स्ट्राइक करता तो तुम ही बताओ बच्चों कि क्या होना चाहिए था। अगर ये पूरी पॉजिटिव चार्ज है तो इस पे जैसे अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करेगा तो ये तो लौट जाना चाहिए डिफ्लेक्शन की वजह से, क्योंकि अल्फा पार्टिकल भी हमारा पॉजिटिव चार्ज है और एटम भी पॉजिटिवली चार्ज है। लेकिन हुआ क्या था बोलो बच्चों, ये पॉजिटिव चार्ज क्या हुआ था बोलो बच्चों, पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर से पास कर गया था। तो यहां से ये कंक्लूजन निकाले थे रदरफोर्ड कि एटम पूरा पॉजिटिव चार्ज का बना हुआ नहीं है। पॉजिटिव चार्ज कहां पे कंसंट्रेट है, तो एटम के अंदर छोटा सा हिस्सा जिसको न्यूक्लियस का नाम दिए थे वहां पे कंसंट्रेटेड है। कौन बोलो, प्रोटॉन। तो उनसे पूछा गया कि इलेक्ट्रॉन कहां प्रेजेंट है ना, तो बोले कि जैसे जे थॉमसन के हिसाब से इलेक्ट्रॉन तो सभी जगह इंबेडेड था, जैसे सीड्स होता है वाटरमेलन में। तो रदरफोर्ड बोले नहीं, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। क्या कर रहा है बोलो, घूम रहा है। तो देखो ध्यान से समझते हैं थोड़ा सा। डाल्टन के हिसाब से तो एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, लेकिन जे थॉमसन आए। जे थॉमसन बोले नहीं, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और कैसे अरेंज है वो अपने वाटरमेलन मॉडल से समझाए। फिर रदरफोर्ड आए। रदरफोर्ड बोले कि नहीं, एटम स्फीयर शेप का तो है, न्यूक्लियस एक बहुत छोटा सा पोर्शन है जहां पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेट है। और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। क्यों, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन रेस्ट में होता तो पॉजिटिव चार्ज इसको खींच लेता और एटम का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता। इसलिए बोले कि यहां पर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और बाहर लगने वाला सेंट्रीपिटल फोर्स बैलेंस कर रहा था। इस हिसाब से वो बोले कि इलेक्ट्रॉन हमारे सर्कुलर ऑर्बिट पे घूम रहा है। ठीक है, तो फिर एक दिन मैक्सवेल आते हैं। मैक्सवेल बोलते हैं कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा होता है तो वो कंटिन्यूअसली एनर्जी लूज कर रहा होता है। ठीक है, ये मैक्सवेल का है। तो जिनका थ्योरी, मैक्सवेल का थ्योरी रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल पे लगाया गया, तो कुछ और क्या देखा गया, देखो ध्यान से। तो इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है कि नहीं, बिल्कुल नेगेटिव चार्ज। क्या इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन, इलेक्ट्रॉन के पास एक्सेलरेशन है या नहीं, बोलेंगे बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि अगर ये सर्कुलर पार्ट पे घूम रहा है तो हर इंस्टेंट पे इसका बोलो वेलोसिटी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होता है। तो अगर बोलेंगे वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो रहा है। तो वेलोसिटी अगर चेंज होता है तो एक्सेलरेशन आ जाता है। तो इसका मतलब अगर एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन, समझ में आ रहा है बात कि नहीं आ रहा है। वेलोसिटी चूंकि हर इंस्टेंट चेंज हो रहा है तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर इन टाइम। इसका मतलब इस इलेक्ट्रॉन के पास एक्सेलरेशन भी है। तो देखो ध्यान से, ये चार्ज पार्टिकल तो था ही, अब ये एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल हो गया। तो अगर ये चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है तो मैक्सवेल के हिसाब से ये कंटिन्यूअसली एनर्जी लूज करेगा। और अगर ये एनर्जी लूज करेगा तो ये क्या करेगा, इस ऑर्बिट पे घूम पाएगा, बोलेंगे नहीं, घूम नहीं पाएगा। वो क्या करेगा, स्पाइरल पाथ पकड़ के यहाँ पे जाकर के कोलैप्स कर जाएगा। समझ में आ रहा है। बहुत कम सेकंड में, माइक्रो सेकंड या 10 पे पावर -8 सेकंड कहा जाता है, इतने समय में जाकर के न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन भिड़ जाएगा। खत्म कहानी। समझ में आ रहा है। तो ये रदरफोर्ड का मॉडल जो था यहीं पे आके फेल्योर कर गया। कब, जब मैक्सवेल अपना एक थ्योरी दिए थे। ठीक है, तो ये रदरफोर्ड का मॉडल फेल कर गया था। तो देखो इसके बाद आते हैं नील बोहर। नील बोहर क्या बोलते हैं, समझते हैं इस चीज को। तो देखो रदरफोर्ड का मॉडल और नील बोहर के मॉडल में बहुत ज्यादा का अंतर नहीं अगर देखा जाए, लेकिन फिर भी रदरफोर्ड का मॉडल फेल कर जाता है और नील बोहर का मॉडल कुछ अच्छे समय तक चलता है। ठीक है, देखो ध्यान से बोलेंगे, एक मिनट हम नीचे देख लेते हैं, दिख रहा है कहां तक। हाँ ठीक है, चलो
बोलेंगे देखो रदरफोर्ड के हिसाब से क्या हुआ बच्चों, बोलो रदरफोर्ड के हिसाब से पॉजिटिव चार्ज है और न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। रदरफोर्ड बोले कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है एक सर्कुलर ऑर्बिट पर, है ना, सर्कुलर ऑर्बिट पे घूम रहा है, लेकिन किस ऑर्बिट पे घूम रहा है इसके बारे में रदरफोर्ड नहीं बताया। वो क्या बोले, किसी भी ऑर्बिट पे हमारा इलेक्ट्रॉन घूम सकता है, कोई ऑर्बिट ले लो तुम, न्यूक्लियस के आर पार कोई भी ऑर्बिट ले लो, उसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो मैक्सवेल आए बोले अगर इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो एनर्जी रेडिएट करेगा और वो कोलैप्स कर जाएगा। तो नील बोहर आए, देखो नील बोहर का मॉडल में क्या अंतर है, नील बोहर भी यही बात बोले, नील बोहर बोले कि एटम स्फीयर है जिसमें पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेट है, इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट पे घूम रहा है। लेकिन समझना नील बोहर और रदरफोर्ड, ये रदरफोर्ड का मॉडल है और ये नील बोहर का, ये बी लिख देते हैं, इसका मतलब नील बोहर का मॉडल है और ये आर मतलब रदरफोर्ड का मॉडल है। रदरफोर्ड के हिसाब से ये घूमने वाला इलेक्ट्रॉन कोई भी ऑर्बिट पकड़ के घूम सकता है, चाहे वो यहाँ घूमे मतलब कोई फिक्स नहीं है, वो चाहे तो यहाँ भी घूम सकता है, चाहे तो यहाँ भी घूम सकता है, सर्कुलर ऑर्बिट चाहे तो यहाँ भी कहीं भी घूम सकता है, उसको जो रास्ता पसंद आए घूम गया, ठीक है। लेकिन नील बोहर क्या बोले, वो बोले कि नहीं, अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना तो कोई फिक्स ऑर्बिट में घूमेगा, इसमें घूम रहा है इसमें घूम रहा है, अब अपने मन से हम कोई ऑर्बिट डिजाइन नहीं कर सकते, ऐसा नहीं बोल सकते कि यहाँ भी घूम सकता है यहाँ भी घूम सकता है, हम जो ऑर्बिट डिसाइड किए हैं उसी पे इलेक्ट्रॉन घूमेगा, बस इतना ही अंतर है नील बोहर के मॉडल में और रदरफोर्ड के मॉडल में से। फिर से समझना बच्चों, रदरफोर्ड के हिसाब से कोई भी ऑर्बिट पकड़ लो इलेक्ट्रॉन घूमेगा उस पर, ठीक है। तो नील बोहर बोले नहीं, कोई भी ऑर्बिट पे नहीं घूम सकता है, उसी ऑर्बिट पे घूमेगा जिसका एनर्जी फिक्स होता है। कहानी समझ में आ रही, उसी ऑर्बिट पे घूमेगा जिसका एनर्जी फिक्स होता है, जिसका एंगुलर मोमेंटम फिक्स होता है। कहानी समझ में आ रहा है, उसी ऑर्बिट पे घूमेगा इलेक्ट्रॉन, समझ में आ रहा है कहानी, उसी ऑर्बिट पे घूमेगा। तो देखो ध्यान से, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा यहाँ पे, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, तो क्या यहाँ पे एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा? समझो बात को, रदरफोर्ड का मॉडल का फेल करने का कारण क्या था कि सर्कुलर ऑर्बिट पे अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो एनर्जी रेडिएट कर रहा है, क्योंकि वो चार्ज पार्टिकल भी है और एक्सीलरेशन भी है उसके पास। तो क्या यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो क्या यह एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा ये इलेक्ट्रॉन? तो नील बोहर के मॉडल के हिसाब से ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज नहीं करता है, ठीक है, लेकिन रदरफोर्ड के हिसाब से कर जाता है। तो है ना बहुत अजीब जैसा बात कि यहाँ पे लूज नहीं कर रहा है, यहाँ लूज कर रहा है। तो देखो ध्यान से, इसको समझाने के लिए नील बोहर बहुत सारा एक्सपेरिमेंट का मदद लिए, है ना, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। एक एटॉमिक स्पेक्ट्रम होता है, जैसे हमारा ये तुम्हारा व्हाइट लाइट का स्पेक्ट्रम होता है ना, हम लोग पढ़े हैं 9th क्लास में पढ़ते हैं स्पेक्ट्रम जो होता है, उसी प्रकार एटम का भी स्पेक्ट्रम होता है। तो स्पेक्ट्रम का मदद लेकर के नील बोहर अपने मॉडल को समझाए, इसलिए हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज नहीं कर रहा है लेकिन यहाँ पे कर रहा है। समझना, दोनों एक ही बात है, एक आदमी कह रहा है एनर्जी लूज नहीं करेगा, एक आदमी के हिसाब से कर जा रहा है, क्योंकि रदरफोर्ड जब मॉडल बनाए थे वो तो इस बात को नहीं सोचे थे, मैक्सवेल आए इनको फेल कर दिए। तो क्या मैक्सवेल का थ्योरी यहां पे नहीं लगेगा नील बोहर के मॉडल पर? समझो बात को, जब इलेक्ट्रॉन अभी भी चार्ज पार्टिकल है कि नहीं, ऐसा तो नहीं इलेक्ट्रॉन अब चार्जलेस हो गया, इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है और चार्ज पार्टिकल है, वो घूम रहा है, तो इसका मतलब वेलोसिटी उसका चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो इसके पास भी एक्सेलरेशन है। तो अगर इसके पास एक्सेलरेशन है बोहर के मॉडल में इलेक्ट्रॉन जो है, तो क्या ये एनर्जी लूज नहीं करेगा? तो बोलेंगे देखो इस मॉडल में एनर्जी लूज नहीं करता है जब तक इलेक्ट्रॉन किसी एक पार्टिकुलर ऑर्बिट पर घूम रहा है, जब तक इस पे घूमेगा तो कभी नहीं करेगा। यही अंतर है इस मॉडल और इस मॉडल में। कहानी क्लियर है? तो बोलोगे सर कैसे हम समझेंगे कि इसमें एनर्जी लूज नहीं करेगा, मतलब इसमें एनर्जी लूज नहीं कर रहा और इसमें एनर्जी लूज कर दे रहा है? तो इसको समझाने के लिए नील बोहर एक्सपेरिमेंट कंडक्ट जो हुआ था उससे पहले एक्सपेरिमेंट, उसका मदद लिए थे, है ना बच्चों। तो उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। तो आज नील बोहर के मॉडल में क्या क्या था बात, उसको समझ लेते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वो जो समझाए थे उस चीज को किस एक्सपेरिमेंट का मदद लेकर उसको समझ लेंगे। कहानी क्लियर है कि नहीं है? तो चलो देखो यहाँ पे 2 लाइन लिखा हुआ है। सबसे पहला जो रदरफोर्ड कहे थे वही कि एटम स्फेरिकल शेप का है और पॉजिटिव चार्ज कहाँ कंसंट्रेट है, सेंटर पे, जिसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। नील बोहर भी अपने मॉडल में पहला बात यही कहा। दूसरा बात क्या बोले कि इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है ना, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन अ फिक्स सर्कुलर पाथ, मतलब इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ वो फिक्स सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। मतलब ये जो ऑर्बिट है ये फिक्स है, किसी में भी नहीं घूम सकता। ऐसा नहीं कि यहाँ घूम गया, मन हुआ यहाँ यहाँ कहीं नहीं। एक फिक्स ऑर्बिट, खास ऑर्बिट है, जिसके लिए वो एनर्जी का वैल्यू भी कैलकुलेट करके दिए, रेडियस का वैल्यू भी कैलकुलेट करके दिए, वेलोसिटी का वैल्यू भी कैलकुलेट करके दिए और एंगुलर मोमेंटम का भी वैल्यू कैलकुलेट करके दिए। मतलब बहुत सारा वो एक्सपेरिमेंट करके बहुत सारा चीज़ का वैल्यू दिए। वो वैल्यू को जो इलेक्ट्रॉन सेटिस्फाई कर दे उसी पे वो घूमेगा। अब एनर्जी रेडिएट काहे नहीं करता है, क्यों करता है, करेगा तो क्या करेगा, ये सब बात हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करेंगे। आज हम लोग इसको समझते हैं। तो ये दोनों पॉइंट बच्चों लिख लेना, इसके बाद हम लोग आते हैं आगे की कहानी पे, ठीक है। चलो इसको लिख लो। अब ध्यान से समझते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा।
चलो इसको हम लोग मिटा लेते हैं यहाँ पे। अब देखो ध्यान से, नील बोहर के हिसाब से समझे बच्चों, नील बोहर के हिसाब से ये न्यूक्लियस हो गया, ये पहला ऑर्बिट है, ये दूसरा ऑर्बिट है, ये तीसरा ऑर्बिट है। ठीक, ये ऑर्बिट कैसा है तो बोलेंगे सर फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट्स है, जिस पे हमारा इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ठीक है, कहीं भी घूम सकता है, थर्ड ऑर्बिट है ये, फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड है, थर्ड, कहीं भी इलेक्ट्रॉन हमारा घूम सकता है। रदरफोर्ड का मॉडल क्या कहता था कि इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट ले लो कहीं घूम जाएगा, लेकिन नील बोहर क्या बोला कि नहीं, ये एक फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट में घूमे। ध्यान रखना, फिक्स शब्द पे ध्यान रखना, फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट पर ही हमारा क्या करेगा बोलो, इलेक्ट्रॉन घूमेगा। ठीक है, तो देखो ध्यान से, वो जो फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट था ना, उसके लिए एनर्जी, मतलब समझना, जैसे हम बोले ये कौन सा ऑर्बिट होगा जिसका फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट है, तो इसका एनर्जी क्या होगा बोलो बच्चों, एनर्जी इसका फिक्स्ड होगा। क्या होगा, एनर्जी फिक्स्ड होगा। जो एनर्जी इस ऑर्बिट का होगा वही एनर्जी अगर इलेक्ट्रॉन का रहता है तो उसी ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन हमारा घूमता रहेगा। ठीक है, तो इसी बात को हम लोग अभी समझते हैं। तो नील बोहर सबसे पहला फॉर्मूला दिए एनर्जी का, देखो कौन सा, वो एक्सपेरिमेंट किए और पहला फॉर्मूला दिए वो एनर्जी का। हम लोग को इसमें पढ़ना क्या क्या है, एनर्जी के बारे में पढ़ना है कि जैसे ये ऑर्बिट है, इसका एनर्जी कितना है, रेडियस कितना होगा यहाँ से न्यूक्लियस से कितने दूरी पे, वो पढ़ना है, वेलोसिटी पढ़ना और एंगुलर मोमेंटम, 4 चीज़ के बारे में पढ़ना है। ठीक है, इस लेक्चर में। ठीक है, तो मतलब जहाँ तक हो पाए, फॉर एग्जांपल इसमें हम लोग एनर्जी के बारे में समझ लेते हैं, फिर रेडियस वेलोसिटी को नेक्स्ट लेक्चर में करने करेंगे। क्लियर है, तो देखो ध्यान से, सबसे पहले एनर्जी के बारे में, EN का मतलब क्या हो गया, एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट। ये फर्स्ट ऑर्बिट है फॉर एग्जांपल, ये सेकंड है, ये थर्ड है, इसी प्रकार फोर्थ होगा, फिफ्थ होगा, इसी तरह करते करते इनफाइनाइट चला जाएगा। तो बोलेंगे किसी भी ऑर्बिट, क्योंकि देखो बोहर बोल चुके हैं ना कि हमारा एनर्जी उसी ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन घूमेगा जिसका एनर्जी फिक्स होना चाहिए, तो वो फिक्स एनर्जी कितना है भाई उसका हमको वैल्यू जानना पड़ेगा, इसलिए वो एक फॉर्मूला दिए हैं। ठीक है, समझना, फॉर्मूला बहुत सारा बड़ा सा लंबा कैलकुलेशन करके आता है, जिसको यहाँ पे हम स्किप कर रहे हैं, हम लोग बस डायरेक्ट रिजल्ट के ऊपर आ रहे हैं, क्योंकि वो पार्ट से हमें उतना ज़्यादा मतलब होता नहीं है। ठीक है, तो बोलेंगे एनर्जी का पहला वो वैल्यू क्या दिए, En का मतलब हो गया जिस भी ऑर्बिट का कैलकुलेट करना, फर्स्ट सेकंड थर्ड को जिसका भी, तो En बराबर -13.6 Z² बाई n²। क्या लिखे बोलो बच्चों, -13.6 Z² बाई n²। यहाँ पे लिखेंगे EV का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, EV का मतलब क्या होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 गुना 10⁻⁻19 जूल। मतलब अगर हमको इलेक्ट्रॉन, देखो ये एनर्जी लिखे हैं तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का यूनिट है ना, तो यहाँ पे क्या लिखे हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुना 10⁻⁻19 जूल। अगर जूल में कन्वर्ट करना है तो इसको हम लोग 1.6 गुना 10⁻⁻19 से गुना कर देंगे। कहानी क्लियर। तो ये पहला फॉर्मूला जो है ये नील बोहर कैलकुलेट किए ढेर सारा रिजल्ट को यहाँ पे अप्लाई करके। ठीक, -13.6। निगेटिव क्या बता रहा है, बाइंडिंग एनर्जी, मतलब न्यूक्लियस से जो हमारा इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ है, इसलिए निगेटिव साइन हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। जेड क्या है तो बोलेंगे सर जेड यहाँ पर एटॉमिक नंबर है। क्या है बोलो बच्चों, एटॉमिक नंबर है। एन क्या है तो बोलेंगे सर ये हमारा सेल नंबर है। कौन सा सेल है, समझ में आ रहा है कौन सा सेल है। देखो सबसे खास बात यहाँ पर नील बोहर का मॉडल इसलिए बाद में फेल भी कर जाता है कि नील बोहर बोले थे ना कि हम लोग ये जो मॉडल में जो भी चीज़ कैलकुलेट कर रहे हैं, एनर्जी, वेलोसिटी, रेडियस, या जो मॉडल को स्टडी कर रहे हैं, वो कौन से एटम के लिए, ऐसे एटम जिसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, यानी कि अगर हम हाइड्रोजन की बात करेंगे तो वहाँ पे ये मॉडल लग सकता है, हीलियम पे नहीं लगेगा, लिथियम पे नहीं लगेगा, यानी कि समझ में आ रहा है, जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा ना उसी के लिए हम लोग इस मॉडल को पढ़ सकते हैं। तो यही एक ड्रॉबैक हो जाता है नील बोहर का। क्लियर है, लेकिन फिर भी नील बोहर के मॉडल को कहेंगे तो बहुत अच्छा मॉडल है बाकी सभी मॉडल के रेस्पेक्ट में। कहानी क्लियर। ठीक, तो ये मॉडल किसके अप्लाई होगा तो नील बोहर का मॉडल अप्लाई होगा। आगे लिख देंगे इसको, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन स्पेसीज के लिए। ठीक है, तो नील बोहर का जो मॉडल है वो अप्लाई हुआ किसके लिए, जिसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के लिए। हीलियम की बात करेंगे तो हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन ये लूज कर देगा तो He+ होगा ना। लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो इस टाइप के स्पेसीज के ऊपर नील बोहर का मॉडल अप्लाई होता है। कहानी समझ में आ रहा है। देखो ये ऐसा इसलिए किए थे क्योंकि जितना सरल रहेगा चीज उतने हम अच्छे से समझ सकते हैं। मान लो 10 इलेक्ट्रॉन रहेगा, आगे समझेंगे, जब भी इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे पे जाएगा तो एनर्जी गेन करेगा, वापस आएगा तो एनर्जी लूज करेगा। तो ढेर सारा इलेक्ट्रॉन रहेगा तो वहां पे क्या होगा बोलो, एक यहाँ से वहां जा रहा है, उतने समय में दूसरा यहाँ से आ रहा है, तो बहुत सारा वहां पे मामला घिचपिच हो जाएगा ना, मतलब बहुत ज्यादा
इधर जटिल हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए वो एक ही इलेक्ट्रॉन के मॉडल पे स्टडी किए थे, ठीक है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, इन En का वैल्यू कितना हो गया -13.6 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसी को अगर हम जूल में लिखना चाहें इस फॉर्मूला को, तो जब इसको गुना करेंगे 1.6 से, इसी फॉर्मूला, क्योंकि EV है, इसको जूल में कन्वर्ट करना, तो गुना करेंगे तो क्या आएगा -2.18 गुना 10⁻⁻18 Z²/N²। अब ये फॉर्मूला हमारा जूल में बन चुका है, ठीक है। देखो बच्चों ध्यान समझना, आज का लेक्चर थोड़ा सा न्यूमेरिकल वाला पोर्शन पे, लेकिन बहुत मजेदार है, क्योंकि इस लेक्चर को अगर मन से देखोगे तो आगे का लेक्चर समझ में आएगा, कनेक्ट कर पाओगे, ठीक है। तो देखो नील बोहर बताया कि हमारा इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट पे घूम रहा है उसका एनर्जी फिक्स है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला दिए। रदरफोर्ड के हिसाब से कोई ऑर्बिट फिक्स नहीं है, तो कोई एनर्जी का भी कैलकुलेशन वहां पे नहीं था, तो यहाँ पे एनर्जी का कैलकुलेशन था, तो जिसके लिए नील बोहर पहला नंबर फॉर्मूला दिया। अगला हम लोग रेडियस और वेलोसिटी का पढ़ेंगे, ठीक है। अब सुनना, हम इस वाले फॉर्मूला को ज्यादातर यूज करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट के केस में, इसको हम लोग कम यूज करेंगे, लेकिन ये भी मिलेगा तुमको, ठीक है। यहाँ माइनस साइन हमको दिखा रहा है कि ये बाइंडिंग एनर्जी है, ये पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखा है, बस इसलिए यहाँ पे हम लोग निगेटिव चार्ज का यूज करते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लो, इसी फॉर्मूला में लोग आगे बढ़ के कुछ दिखाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। Z है एटॉमिक नंबर, यहाँ Z²/N² होता है, और ये N सेल नंबर है, Z एटॉमिक नंबर है, और इसको जब जूल में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 2.18 × 10⁻⁻18। देखो यहाँ 18, 218 से समझना, 218 2.18 है, यहाँ 18, यहाँ भी 18, ठीक है, माइनस माइनस, ठीक है। इसको याद रखने का तरीका हो गया, क्लियर है बच्चों। तो चलो इसको मिटाते हैं। अब सुनना, हम हाइड्रोजन एटम के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, किसके लिए पढ़ाई कर रहे हैं बोलो, एक इलेक्ट्रॉन वाले स्पेसिस यानी कि हाइड्रोजन के लिए, ठीक है। अब समझना, ये हमारा मेन फॉर्मूला है। जब हमारा व्हेन n = 1 हो जाए, मतलब हम पहले ऑर्बिट पे कितना एनर्जी होगा, यानी कि पहला ऑर्बिट का क्या एनर्जी होगा, या उस पे अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसके पास कितना एनर्जी होना चाहिए, वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं फॉर हाइड्रोजन एटम। किसके लिए पढ़ रहे हैं बोलो, फॉर H एटम। हम लोग हाइड्रोजन एटम के लिए कहानी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जब n = 1 हो जाएगा तो E1 का वैल्यू कितना हो बच्चों, तो -13.6। अब Z एटॉमिक नंबर होता है, हाइड्रोजन पढ़ रहे हैं तो एटॉमिक नंबर 1 है तो 1 का स्क्वायर, n है सेल नंबर, पहला सेल की बात करें तो 1 स्क्वायर, तो 1 1 हो गया, तो क्या हो गया -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि पहला जो सेल था, ध्यान से सुनना, उसका जो एनर्जी है पहले सेल का वो कितना आ रहा है, तो बोलेंगे -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ध्यान से सुनना बच्चों, पहले सेल का एनर्जी हो गया -13.6। इस डाटा को आज के बाद हम लोग याद रखेंगे ना, क्योंकि बहुत मदद करेगा। आज जो पढ़ रहे हैं इसी से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर को कंक्लूड कर पाएंगे। जब n का वैल्यू बच्चों 2 हो जाए, क्या हो जाए, n का बराबर 2 हो जाए, तो E2 लिखेंगे, E2 -13.6। Z तो हमेशा हाइड्रोजन है तो 1 ही रहेगा, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे, तो 13.6 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आता है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि जो सेकंड ऑर्बिट है उसका एनर्जी देखो फिक्स है 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कौन सा चीज पढ़ रहे हैं हम लोग, हाइड्रोजन एटम के लिए पढ़ रहे हैं। तो हाइड्रोजन एटम के लिए पहला जो सेल है उसका एनर्जी फिक्स हो गया -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। जब n बराबर हम लोग 3 लिखें बच्चों, जब n बराबर 3 लिखें तो E3 कितना हो जाएगा, मतलब थर्ड ऑर्बिट का एनर्जी कितना हो जाएगा, तो -13.6, Z का वैल्यू 1 है, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो -13.6 को जब 9 से डिवाइड करेंगे तो -1.511 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा थर्ड ऑर्बिट का। इसी प्रकार फोर्थ, फिफ्थ हम सो ऑन कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। इतना नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखना बच्चों, बार बार एक ही बात बोलेंगे कि रदरफोर्ड के मॉडल और नील बोहर के मॉडल में बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं है। रदरफोर्ड का मॉडल इसलिए फेल किया था क्योंकि वो मॉडल जो बताए थे उसमें ये नहीं बोले थे कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट पे घूम रहा है, बस वो बोले थे फिक्स, मतलब वो जो बोले थे सर्कुलर ऑर्बिट पे घूम रहा है, लेकिन सर्कुलर ऑर्बिट किस टाइप का फिक्स है, उसका एनर्जी कैसा है, उसके बारे में रदरफोर्ड कुछ नहीं बताए थे। इसलिए मैक्सवेल वहाँ पे अपना बुद्धि लगा के वो मॉडल उस हिसाब से फेल हो गया था। लेकिन नील बोहर आए, बहुत सोचे, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट का मदद लिए, बहुत सारे पहले जो एक्सपेरिमेंट हो चुका था उसका मदद लेकर के अपने मॉडल को सही साबित करवाया, ठीक है। तो उनके हिसाब से हर ऑर्बिट का एनर्जी फिक्स होता है। हाइड्रोजन पढ़ रहे हैं इसलिए यहाँ पे -13.6, -3.4, -1.511 पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो रदरफोर्ड और नील बोहर में क्या अंतर है, धीरे धीरे बात समझ में आएगा बच्चों, ठीक है। चलो उसी प्रकार यहाँ पे हम n बराबर 4 रखते हैं, n बराबर 5 रखते हैं, इस तरह कर से। तो n बराबर 2, n बराबर 3 तक भर चुके थे। अब n बराबर हम लोग किस में आ जाते हैं बोलो बच्चों, n बराबर 4 ले लेते हैं, ठीक है। n बराबर क्या लिख लेते हैं, 4। तो जब n बराबर 4 होगा इसी वैल्यू में, तो E4 यानी कि फोर्थ ऑर्बिट का एनर्जी कितना हो जाएगा, -13.6। Z का वैल्यू 1 रहेगा, और यहाँ पे किसका स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर, सॉल्व करके -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है। उसी प्रकार n बराबर 5 यानी कि E5 का एनर्जी निकालेंगे तो -13.6, Z का वैल्यू 1 रहेगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा।
ठीक है, तो बोलो ये जो तुम्हारा थर्ड ऑर्बिट है उसका एनर्जी कितना हो गया, इसका हो गया -1.511 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसी प्रकार बच्चों जो इसके बाद वाला फोर्थ ऑर्बिट होगा, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ का हो जाएगा -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिफ्थ का हो जाएगा -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बार बार बोल रहे हैं कि ये हाइड्रोजन एटम का मॉडल है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन वाला स्पेसिस। तो इसके लिए एनर्जी हमारा क्या हो गया बोलो बच्चों, फिक्स हो गया। अगर इतना एनर्जी, जैसे फर्स्ट ऑर्बिट कितना है 13.6, अगर इलेक्ट्रॉन के पास इतना ही एनर्जी रहे 13.6 और वो इस ऑर्बिट पे घूमेगा तो वो एनर्जी फिर लूज नहीं करेगा, कभी भी एनर्जी फिर लूज नहीं करेगा अगर इसी ऑर्बिट पे घूम रहा है। उसी प्रकार 3.4 वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इस ऑर्बिट पे घूमेगा जिसके पास 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, तो वो फिर एनर्जी रेडिएट नहीं करता है। तो बोलेंगे सर काहे नहीं करेगा, जब ये भी सर्कुलर ऑर्बिट पे घूम रहा है तो मैक्सवेल का लॉ यहाँ पे काहे लगेगा। तो इसी चीज को समझाने के लिए नील बोहर बहुत सारा एक्सपेरिमेंट का मदद लिए थे, जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे जब एटॉमिक स्पेक्ट्रम को पढ़ेंगे तब। लेकिन अभी के लिए हमको क्या समझना है कि हर ऑर्बिट के बीच कुछ दूरी है ना, डिस्टिंक्ट है। देखो एनर्जी का कितना गैप है, पहले में 13.6 फिर 3.4, इसके बीच ढेर सारा एनर्जी वाला ऑर्बिट गायब है। बात समझ में आ रही है। देखो बोलेंगे दो नंबर है ना 13.6 और 3.4, निगेटिव को अगर छोड़ दें मैग्नीट्यूड वाइज देखें तो 13.6 और 3.4, इस दोनों वैल्यू के बीच 13.6 और 3.4 के बीच देखो बच्चों बहुत बड़ा गैप है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां से यहां तक देखो बहुत सारा नंबर मिसिंग है। इसका मतलब देखो ध्यान से, रदरफोर्ड के हिसाब से कोई भी वैल्यू ले लो, 13.6 के बदले या 13.5 ले लो, 13.4 ले लो, 13.04 ले लो, हर ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन घूम सकता है। लेकिन नील बोहर के हिसाब से देखो 13.6 के बाद किस पे घूमेगा इलेक्ट्रॉन, 3.4 वाला जो ऑर्बिट है जिसके पास 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, उसी पे घूमेगा। तो बाकी के बीच का ऑर्बिट कहां गया, इसी बात को हमें समझना होगा, जिसके लिए हम लोग एटॉमिक स्पेक्ट्रम का मदद लेंगे। कहानी क्लियर है, एक बार बोल देते हैं। देखो बच्चों स्पेक्ट्रम हम लोग पढ़े थे 9th क्लास में। स्पेक्ट्रम क्या होता है, जब हम व्हाइट लाइट को पास कराते हैं प्रिज्म से तो वो क्या होता है बोलो, स्प्लिट कर जाता है। उसका व्हाइट लाइट जो है 7 कलर में मतलब स्प्लिट कर जाता है, जिसको हम लोग क्या बोले थे बोलो, स्पेक्ट्रम बोले थे। मतलब जब भी हम लोग व्हाइट लाइट को प्रिज्म से पास कराएंगे तो वो 7 कलर में बिखर जाता है। वो सातों कलर कैसा होता है, कंटिन्यूस होता है। मतलब विबग्योर जैसे पढ़े, वायलेट के बाद इंडिगो, उसके बाद ब्लू जो भी है, तो बोलेंगे वायलेट के बाद जो इंडिगो आया उसके बीच कोई गैप नहीं है, सारा कंटिन्यूअस है, एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, कोई गैप नहीं है उसके बीच, है ना। लेकिन हमारा जो एटम का स्पेक्ट्रम होता है वो डिसकंटिन्यूअस होता है। इस बात को बस याद रखना, एटम का जो स्पेक्ट्रम होता है वो डिसकंटिन्यूअस होता है। क्या है, क्योंकि ये एटम है, इसके द्वारा जब हम स्पेक्ट्रम बनाएंगे तो देखो यहाँ गैप कितना है, एक के बाद दूसरे में गैप बहुत ज्यादा है, 13.6 के बाद 3.4, इसके बीच का सारा एनर्जी तो गायब है। तो बोलेंगे इसलिए जो हमको यहां से स्पेक्ट्रम मिलेगा वो डिसकंटिन्यूअस मिलेगा। बस इस बात को याद रखो, इसी को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में यूज करने वाले हैं, ठीक। तो चलो यहां पे हम लोग समझ गए इस फॉर्मूला को लगा करके कि इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी आया, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट, इसको ध्यान रखना, वो जो आया है मिटा रहे हैं, बाकी तुम लोग नोट कर लोगे, ठीक है। वो हमारा फिक्स वैल्यू आया। यहां पे हम लिख लेते हैं कि E1 का वैल्यू कितना आया बच्चों, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E2 का वैल्यू कितना है, इसको एकदम याद रखोगे, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E3 का वैल्यू कितना है बच्चों, -1.511 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E4 का वैल्यू कितना आया, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये किसके लिए आया है, H एटम के लिए आया है। समझ आ रहा है, हाइड्रोजन एटम के लिए ये चीज पढ़ रहे हैं हम लोग। इस वैल्यू को एकदम याद रखोगे बच्चों। देखो ध्यान से, बहुत बड़ा गैप है, 13.6 के बाद 3.4, इसके बीच का सारा एनर्जी वाला जो ऑर्बिट है वो गायब है। और ऐसा ही एक्चुअल होता है, ऐसा ही एक्चुअल होता है, ठीक है। उसके बाद देखो 3.4 के बाद 1.511, ये दोनों वैल्यू के बीच ढेर सारा एनर्जी वाला ऑर्बिट वो गायब है। कहानी क्लियर है। तो क्योंकि हमको मालूम है नील बोहर के हिसाब से ऑर्बिट फिक्स होता है, हर ऑर्बिट पे घूम नहीं सकता है। और रदरफोर्ड के हिसाब से कोई भी ऑर्बिट ले लो, 3.4 के बाद 3.5 वाला ले लो, उस पर भी इलेक्ट्रॉन घूम जाएगा। तो वो संभव ही नहीं है हर ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन घूम जाए, वो संभव ही नहीं है, क्योंकि वो एनर्जी लूज करता है मैक्सवेल के हिसाब से, ठीक है। तो रदरफोर्ड और नील बोहर में बस यही थोड़ा सा गैप है, जो कि धीरे धीरे हम लोग बार बार समझने की कोशिश करेंगे। इसलिए हम बार बार चीज को रिपीट करते हैं ताकि बच्चों इसको ध्यान से सुनो, ठीक है। कहानी यहां तक समझे बात को, चलो ठीक। तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा समझते हैं, हमको ये पता चल गया। अब देखो ध्यान से, रदरफोर्ड तीसरा पॉइंट क्या बोले थे, 2 पॉइंट। पहला पॉइंट क्या बोले कि एटम स्फीयर है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन कंसंट्रेट है। दूसरा बात क्या बोले कि इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट पे घूम रहा है उसका एनर्जी फिक्स है और वेलोसिटी भी फिक्स है, ठीक। दूसरा बात बोले। तीसरा बात क्या बोले बच्चों, देखो ध्यान से, कि जब तक इलेक्ट्रॉन हमारे इस खास ऑर्बिट पे घूम रहा है, मान लो फर्स्ट ऑर्बिट पे, तो इलेक्ट्रॉन ना तो एनर्जी गेन करेगा ना लूज करेगा। फिर से सुनो, एज लॉन्ग एज द इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व इन अ पार्टिकुलर सेल और ऑर्बिट, इट विल नाइदर गेन नॉर लूज एनर्जी। जब तक वो किसी एक खास ऑर्बिट पे घूमता रहेगा नील बोहर के मॉडल में, वो इलेक्ट्रॉन ना तो एनर्जी लूज करेगा ना गेन करेगा।
कहानी क्लियर है? ठीक, लेकिन वो एक ऑर्बिट से दूसरे पे अगर जाएगा तो उस दौरान वो एनर्जी का रेडिएशन करेगा। ध्यान से समझना, इस बात को समझते हैं। बोलेंगे जब तक किसी खास ऑर्बिट पे घूमता रहेगा, सेकंड पे मान लो इस 3.4 वाले इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे एनर्जी वाले ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा है तो एनर्जी गेन या लूज नहीं करेगा। लेकिन जैसे इससे वो हायर ऑर्बिट पे जाएगा तो वहां पे एनर्जी गेन करेगा, और वापस इससे थर्ड से मान लो सेकंड पे आएगा तो एनर्जी वहां पे लूज करेगा। ठीक है, कहानी क्लियर है बच्चों? देखो ध्यान से, ये पहला ऑर्बिट का एनर्जी है, ये दूसरा का, या तीसरा या चौथा। तो बोलो ये पहला से जब दूसरा पे जा रहे हैं तो बोलो एनर्जी का वैल्यू बढ़ रहा है या घट रहा है? तो बोलेंगे पहला बहुत ज्यादा निगेटिव है। हमको मालूम है जितना निगेटिव में वैल्यू ज्यादा होता है उतना वो कम होता है। तो बोलेंगे सबसे कम एनर्जी किसका? पहला ऑर्बिट का। उसके बाद उससे ज्यादा एनर्जी किसका? सेकंड ऑर्बिट का। उससे ज्यादा एनर्जी किसका? थर्ड। उससे ज्यादा फोर्थ, उससे ज्यादा फिफ्थ। इसी प्रकार जब हम इन्फिनिटी पे चले जाएंगे, एनर्जी जब हम इन्फिनिटी पे जाकर उस ऑर्बिट का निकालेंगे तो उसका एनर्जी कितना होगा बच्चों? 0 होगा। बोलो काहे 0 होगा? देखो ध्यान से, -13.6 बता रहा है कि ये ऑर्बिट न्यूक्लियस के सबसे क्लोज है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा फोर्स लगाया है कौन? न्यूक्लियस। किस पे? इस ऑर्बिट, इस जो इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में है। ठीक है, जैसे जैसे दूर जाएंगे तो न्यूक्लियस से दूरी बढ़ेगा ना, तो इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस लगा रहा था वो घटेगा। उसी प्रकार हम इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं कि हम इन्फिनिटी पर चले जाएंगे। इस एटम के रेस्पेक्ट में देखो, एटम बहुत छोटा होता है, एटम के रेस्पेक्ट में हम यहाँ पे अगर देखें, मान लो एटम यहाँ है और हम यहाँ देख रहे हैं, तो एटम के रेस्पेक्ट में ये इन्फिनिटी हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि एटम बहुत नेग्लिजिबल साइज का होता है। तो बोलेंगे अगर हम इन्फिनिटी पे देखेंगे तो एनर्जी कितना हो जाएगा? बोलेंगे इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। बात समझो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ताकत लगा के न्यूक्लियस होल्ड किया था, जब वो इन्फिनिटी पे चला जाएगा तो इसका एनर्जी 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब ये बहुत ज़्यादा निगेटिव था तो उसके रेस्पेक्ट में 0। तो याद रखेंगे इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रॉन, जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसका एनर्जी 0 है। इसका मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी, इन सभी में सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास है? इन्फिनिटी वाले ऑर्बिट के पास है। ठीक है, कहानी समझ में आ रहा है बच्चों? तो जैसे जैसे हम लोग न्यूक्लियस से दूर जाते जा रहे हैं तो एनर्जी का वैल्यू क्या हो रहा है बोलो बच्चों? बढ़ रहा है। ठीक है, तो नील बोहर अपने तीसरे मॉडल में, तीसरे पॉइंट में क्या बोले कि जब तक इलेक्ट्रॉन हमारे किसी खास ऑर्बिट पे घूमेगा वो ना तो एनर्जी गेन करेगा ना लूज करेगा, लेकिन जैसे वो एक ऑर्बिट से दूसरे पे जाएगा वो एनर्जी का रेडिएशन स्टार्ट कर देगा। तो देखो, जब हम फर्स्ट से सेकंड पे जाएंगे तो बोलो बच्चों एनर्जी बढ़ रहा है या घट रहा है? तो बोलेंगे एनर्जी बढ़ रहा है। तो पहले पे थे 13.6 था, दूसरे पे जाएंगे तो एनर्जी बढ़ गया है। तो बोलेंगे कम से अगर ज्यादा पे जाएंगे तो बोलो एनर्जी जोड़ना पड़ेगा, देना पड़ेगा या निकालना पड़ेगा? तो बोलेंगे जरूर से बात देना पड़ेगा। समझो, मान लो हम 5 पे हैं और हमको 10 पे पहुंचना है, तो क्या करेंगे? +5 करेंगे कि नहीं करेंगे? इसका मतलब हम 13.6 पर हैं, हमको जाना कहाँ है? -3.4। तो यहाँ पे हमको कुछ ऐड करना पड़ेगा। कितना ऐड करना पड़ता है? +10.2 करके देखो, +10.2 ऐड करोगे तो यहाँ पहुंच जाएंगे। इसका मतलब जैसे हम लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट की तरफ जाएंगे तो हमको बाहर से एनर्जी देना पड़ेगा। कहानी क्लियर है? और उल्टा अगर हम चले, ऑन द अदर हैंड, अगर इलेक्ट्रॉन बाहर से अंदर आ रहा है, मतलब हायर ऑर्बिट से अंदर की तरफ जा रहा है, तो उसको एनर्जी क्या करना पड़ेगा? लूज करना पड़ेगा। बोलो क्या है? यहाँ का एनर्जी ज्यादा है और यहाँ का एनर्जी कम है, तो ज्यादा से अगर हमको कम एनर्जी पे जाना तो उतना एनर्जी हमको लूज करना पड़ेगा। कहानी समझ में आया? यानी कि जब भी इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट पे जाता है तो बाहर से हमको एनर्जी देना पड़ता है, और जब भी इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट पे आता है तो एनर्जी क्या करता है बोलो? लूज करता है। समझ में आया कहानी कि नहीं आया? देखो फिर से एक बार समझा देते हैं। बोलेंगे लोअर ऑर्बिट पे है, लोअर ऑर्बिट मान लो फर्स्ट ऑर्बिट, तो उसका एनर्जी क्या है? बहुत कम है, बहुत कम। मान लो ऐसे समझते हैं कि 5 जूल उसका एनर्जी, या 5 कुछ भी लिख सकते हैं, 5 जूल उसके पास एनर्जी है। हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे 10 जूल है, तो बोलेंगे यहाँ से यहाँ कैसे पहुँचेंगे? तो बोलेंगे 5 जूल। तो बोलेंगे देखो लोअर ऑर्बिट का एनर्जी कम होता है, हायर ऑर्बिट का एनर्जी ज़्यादा होता है, तो लोअर से जब हायर पे जाएंगे तो हमको बाहर से एनर्जी इनपुट देना पड़ेगा। ठीक, और हायर से उल्टा अगर हमको 10 पे पहुंचना है, 10 जूल पे हम थे यानी कि बाहर थे, हमको पहुंचना कहाँ है? 5 जूल पे पहुंचना है, तो क्या करेंगे? इससे 5 जूल हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, मतलब एनर्जी बाहर निकालेंगे। क्लियर है कहानी? तो जैसे हम लोअर से हायर पे जाएंगे तो एनर्जी देना पड़ेगा, और हायर से लोअर पे जाएंगे तो एनर्जी रेडिएट करना पड़ेगा। कहानी स्पष्ट हुआ बच्चों? चलो ठीक, तो आगे समझते हैं। देखो कहानी हम बोलेंगे थर्ड पॉइंट क्या कहे बोहर साहब कि एज लॉन्ग एज द इलेक्ट्रॉन विल revolve in the same orbit, it will neither gain nor lose energy. But when the electron moves from lower energy orbit to higher energy orbit, it will gain energy. And on the other hand, when it moves from higher energy level to lower energy level, it will radiate energy. कहानी समझ में आया कि जब तक इलेक्ट्रॉन एक खास ऑर्बिट पे घूमेगा तो एनर्जी का लॉस नहीं होगा ना गेन होगा, लेकिन जैसे लोअर से हायर पे जाएगा तो एनर्जी देना पड़ेगा, और जैसे हायर से लोअर पे आएगा तो एनर्जी लूज करेगा। ठीक है, तो इस बात को लिख लेते हैं, पॉइंट नंबर 3, एज लॉन्ग एज द
electron revolve in the same orbit, it will neither lose nor gain energy। कहानी स्पष्ट हुआ बच्चों? जब तक ये किसी खास ऑर्बिट, एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन द सेम ऑर्बिट, इट विल नाइदर गेन नॉर नाइदर लूज नॉर गेन एनर्जी। कहानी क्लियर है? लेकिन इसके बाद का पॉइंट देखो, एज द इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम लोअर एनर्जी level to higher energy level, as the electron moves from lower energy level to higher energy level, it gains energy। क्लियर है? एंड वाइस वर्सा। समझ में आ रहा है? इट गेन्स एनर्जी, और अगर वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे जाएगा तो वो क्या करेगा? बोलो, लूज एनर्जी करेगा। ठीक है, इसको भी लिख लेते हैं। As the electron moves from higher energy level to lower energy level, it loses energy। समझ में आया बच्चों? ये बोहर का थर्ड, इसी को हम स्प्लिट कर दिए हैं। एक ही पॉइंट है, लेकिन उसी को हम स्प्लिट करके 3 हिस्से में बता दिए। ठीक है, तो बोलेंगे जब तक वो किसी खास ऑर्बिट पे घूम रहा था, वो एनर्जी ना तो लूज करेगा ना तो गेन करेगा। ठीक है, यानी कि उसका एनर्जी कांस्टेंट रहेगा, फिक्स रहेगा। लेकिन जैसे ये लोअर से हायर पे जाएगा, तो चूंकि हायर का एनर्जी ज़्यादा है, लोअर का कम है, तो उसको एनर्जी देना पड़ेगा। तो वो क्या करेगा? इट गेन एनर्जी। ठीक है, इट गेन्स एनर्जी। और दूसरी बात, अगर वो हायर ऑर्बिट से लोअर पे आएगा तो हायर पे एनर्जी ज़्यादा है, लोअर पे एनर्जी कम है, तो उस दौरान उसको एनर्जी रेडिएट करना पड़ेगा, लूज करना पड़ेगा। ये तीनों पॉइंट हम यहाँ पर लिख लिए हैं। इसी को आगे हम फॉर्मूला में स्प्लिट करते हैं। देखो ध्यान से, इस बच्चे को नोट कर लेना, इस पॉइंट को बच्चों। ठीक, अब सुनो, आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या लिखने जा रहे हैं देखो बच्चों, ध्यान से समझना। यहीं पे ये जो फॉर्मूला है ना बच्चों, यही मेन फॉर्मूला है। इस एक फॉर्मूला से, यही एक फॉर्मूला से हम बहुत सारा न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करके दिखाएंगे बच्चों। और सारे लेक्चर में, अभी जो भी लेक्चर चलेगा इसके आगे, है ना, स्पेक्ट्रम वाला, सब में यही फॉर्मूला को लगा करके हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों? चलो थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। चलो देखो, यानी कि सुनना कहानी। ये फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला En बराबर -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ऊपर जेड होता है, नीचे एन होता है। अगर हम किसी एक ऑर्बिट से En2 से En1 पे जा रहे हैं, अब समझना, देखो ध्यान से, जब तक किसी खास ऑर्बिट पे घूमेगा तब तक तो एनर्जी लूज या गेन नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे N2 से N1 पे आ रहा है, N2 मतलब हायर ऑर्बिट, N1 मतलब लोअर ऑर्बिट, जैसे N2 से N1 पे आ रहा है तो क्या करेगा? उस दौरान एनर्जी लूज करेगा। तो उसी को हम लोग निकाल रहे हैं। तो देखो, En2 अगर यहाँ पे N2 रखेंगे तो जहाँ जहाँ N है वहाँ N2 कर देते हैं, तो -13.6 जेड स्क्वायर। जेड तो सेम रहेगा क्योंकि किसी एक एटम के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, उसके लिए जेड का भी तो चेंज नहीं होगा। N2 यहाँ पे रख देते हैं, तो N2 स्क्वायर हुआ। समझना, कुछ नहीं कर रहे हैं बच्चों। En2 के जगह पे यहाँ N2 रखें। इसमें हमको घटाना क्या है? बोलो, N1 का वैल्यू। यहाँ पे बस सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो N1 का वैल्यू कितना है? -13.6 जेड स्क्वायर। N1 मतलब यहाँ N के जगह N1 रख दो, ये बन गया। इसको हम लोग बोल देते हैं डेल्टा ई। क्या बोल देते हैं? बोलो, डेल्टा ई। तो -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गया 13.6 जेड स्क्वायर बाई N1 स्क्वायर। ये N2 है। क्लियर है? अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करो, प्लस वाले वैल्यू को कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो गया? 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। ये जो वैल्यू आ रहा है किस में आ रहा है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ रहा है। देखो बच्चों ध्यान से, कितना इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करेगा या गेन करेगा, इसी फॉर्मूला को आगे हम खोल के ऐसे बनाए हैं। ठीक है, घटा दिए। देखो, N के जगह N2 रख दिए तो यहाँ भी N2 हो गया, और उसमें घटा दिए N1 को। इसको जब सॉल्व किए तो ये आ गया। तो देखो बच्चों, नया फॉर्मूला यहीं से बना है। ये वाला फॉर्मूला कब अप्लाई करेंगे? जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे पे जा रहा है। और ये वाला फॉर्मूला कब अप्लाई करेंगे? जब किसी खास पर्टिकुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उसके पास कितना एनर्जी पाया जाएगा, तो यहाँ से हम निकालेंगे। क्लियर है? और जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे पे जा रहा है, फॉर एग्जांपल हाइयर से लोअर पे आ रहा है, तो इतना कितना एनर्जी लूज करेगा, यहाँ से निकालेंगे। या लोअर से हाइयर पे जा रहा है तो कितना एनर्जी गेन करेगा, वो इस फॉर्मूले से निकालेंगे। ठीक बच्चों, इसको नोट कर लो। यहाँ पे N1 क्या है?
लोअर ऑर्बिट है और N2 क्या है, हायर ऑर्बिट है। Z क्या है हमारा बच्चों, तो बोलेंगे सर Z हमारा एटॉमिक नंबर है। क्लियर है। अब ध्यान से समझो, यहाँ तक नोट करने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। कितना नोट कर लिया जाए, देखो ध्यान से, इसको मिटाते हैं, नोट कर लिए हो। अब सुनना है वो कहानी। बोलेंगे इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी लूज कर रहा है, गेन कर रहा है, वो तो ये फॉर्मूला हुआ है ना। बोलेंगे कितना गेन या कितना लूज कर रहा है ना, कितना किस अमाउंट में वो लूज कर रहा है, गेन कर रहा है, उसको समझते हैं। तो देखना, ये वाला फॉर्मूला मेरा था, तो यहाँ से हम क्या निकाले, डेल्टा ई कितना चेंज आ रहा है इज इक्वल टू 13.6 जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। क्लियर है। तो इसका वैल्यू होगा किसके बराबर, मतलब ये तो ठीक है डेल्टा ई निकाले, लेकिन वो वैल्यू आएगा कितना। जैसे यहाँ पे हम निकाल लेंगे 3.4 में 13.6 को घटाएंगे तो 10.2 आया, तो बोलेंगे इन जनरल वो वैल्यू कितना आएगा, कितना एनर्जी रेडिएट करेगा, लूज करेगा, गेन करेगा, वो कैसे निकालेंगे। तो ध्यान सुनो, हम बोलते हैं एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के। आगे वेव थ्योरी समझेंगे हम लोग, वहाँ पे इस बात को क्लियर करेंगे। एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल होता है, फ्रीक्वेंसी के, मतलब फ्रीक्वेंसी जितना ज़्यादा होगा तो बोलेंगे एनर्जी उतना ज़्यादा होगा। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को अगर हम हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, एक कांस्टेंट लिखेंगे। ये h हमारा क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट, हम लोग पढ़ चुके हैं। h हमारा क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट। क्या बोलो बच्चों, प्लांक्स कांस्टेंट है। ठीक। और हम लोग एक बात और जानते हैं कि c बराबर न्यू इंटू लेमडा होता है, c इक्वल टू लेमडा इंटू न्यू। स्पीड ऑफ लाइट वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो यहां से अगर हम न्यू को चेंज करना चाहें, न्यू के बदले c बाई लेमडा, कहानी क्लियर, न्यू के बदले क्या लिख दिया, c बाई लेमडा। आप समझना, यानी कि एनर्जी को हम इतना लिख सकते हैं, एनर्जी जो हमारा रेडिएट करता है कोई भी पार्टिकल, कितना एनर्जी रेडिएट करेगा या गेन करेगा, लूज करेगा गेन करेगा, वो इसके बराबर होता है। यानी कि एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, फ्रीक्वेंसी के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम लोग प्लांक्स कांस्टेंट बोलते हैं। और फ्रीक्वेंसी अगर हमारा नहीं दिया हुआ, वेवलेंथ अगर हमें चाहिए, तो c इज इक्वल टू लेमडा न्यू का फॉर्मूला लगाकर इसको हम चेंज करेंगे h c बाई लेमडा। कहानी समझ में आ रहा है। यानी कि अगर एक ऑर्बिट से दूसरे पे अगर इलेक्ट्रॉन जाता है, समझना बात, अगर एक ऑर्बिट से दूसरे पे जाता है तो वो किस अमाउंट में एनर्जी लूज या गेन करेगा, तो बोलेंगे सर h c बाई लेमडा या h न्यू, इसके बराबर एनर्जी लूज या गेन करेगा। कहानी स्पष्ट है बच्चों। ये आगे जैसे हम बोले हैं ना कि जैसे प्लांक्स अपने ये नील बोहर जो अपने मॉडल को समझाए थे, उसमें ढेर सारा एक्सपेरिमेंट का यूज किए थे, वो मदद लिए थे, वही सब चीज इन सभी को वहां पे हम लोग पढ़ेंगे ना, कि वेव क्या होता है, पार्टिकल क्या होता है ना। वेव, लाइट दो नेचर का होता है, वेव नेचर का, पार्टिकल नेचर का, इस चीज को हम लोग वहीं पे समझने वाले हैं। कहानी क्लियर है। तो अभी के लिए बस इसको मान के चलना है कि एनर्जी किसके बराबर, एस सी बाई लेमडा। सी क्या बोलो, स्पीड ऑफ लाइट है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। एच क्या, प्लांक्स कांस्टेंट, और लेमडा हमारा वेवलेंथ है। ठीक है, तो इस बात को भी मान के चलो, आगे इस चीज को हम लोग क्लियर करेंगे। तो ध्यान समझना, इसी चीज का यूज हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। यानी कि ये जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करेगा वो किसके बराबर करेगा, तो बोलेंगे सर एच न्यू के बराबर करेगा, या इसी को लिखेंगे एस सी बाई लेमडा। यानी कि कहानी समझ में आए बच्चों, क्या हुआ कि ये जो एनर्जी का वैल्यू है, ये कितना एनर्जी लूज या गेन करेगा, वो होता है एच सी बाई लेमडा के बराबर। यानी कि इसका वैल्यू हम लोग इतना लिख सकते हैं, बराबर कितना आ गया, 13.6 जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। कहानी क्लियर है। तो यहां से देखो बच्चों क्या हो जाएगा, यहां से हमको जब भी वेवलेंथ निकालने के लिए दिया जाएगा वो हम निकाल सकते हैं। इसी को हम फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखेंगे, मतलब कितना फ्रीक्वेंसी, यहां से जो जैसे इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट पे जाएगा तो एनर्जी रेडिएट करेगा, और एनर्जी जो रेडिएट करेगा उसके पास वेवलेंथ भी होगा और फ्रीक्वेंसी भी होगा, तो उसको यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, अब देखो ध्यान से, यहाँ से एक चीज़ और हम कैलकुलेट करते हैं। यहाँ से 1/ अगर लेमडा का फॉर्मूला निकालना है तो एस सी कहाँ आ जाएगा बोलो बच्चों, नीचे आ जाएगा, जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। देखो फॉर्मूला मेरा क्रिएट होते जा रहा है। इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं रिजबर्ग कांस्टेंट। क्या बोलते हैं बच्चों, रिजबर्ग कांस्टेंट, इसको हम लोग आर बोलेंगे, आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। देखो ये मेन फॉर्मूला आ गया बच्चों, इसी चीज़ को आगे हम लोग समझेंगे, इसी के ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, आर क्या है हमारा, यहाँ पे बोलेंगे आर बराबर रिजबर्ग कांस्टेंट है। समझ में आ रहा है, रिजबर्ग कांस्टेंट है। क्लियर है, जिसका वैल्यू कितना होता है 109677 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, देखो पहली बार लिख रहे हैं बच्चों तो हो सकता है नया लगे, जैसे 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 हम न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर परफॉर्म करेंगे हमारा कहानी क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, तो देखो ध्यान से, सबसे पहले हम एक फॉर्मूला पढ़े, चेंज निकाले, एनर्जी का चेंज निकाले, तो इसी को सॉल्व कर कितना आया, बोलेंगे ये चेंज किसके बराबर आएगा, कितना एनर्जी रेडिएट करेगा या गेन करेगा या लूज करेगा, तो बोलेंगे सर वो एच न्यू के बराबर, और एच न्यू को हम समझ सकते हैं एस सी बाई लेमडा होता है। कहानी क्लियर है, एच न्यू को समझ सकते हैं एस सी बाई, देखो ये चीज अलग है, यहाँ से
SC बाई लेमडा होता है, ठीक है। तो यानी कि डेल्टा ई के बदले में SC बाई लेमडा लिख दिए, SC को इधर भेज दिए, तो 13.6 अपॉन में SC का वैल्यू होता है R, जिसको हम लोग बोलते हैं रिजबर्ग कांस्टेंट। कहानी क्लियर है। और एक बात और याद रखना बच्चों कि 1/R का वैल्यू 912 एंगस्ट्रम हम लोग यूज करेंगे। एक मिनट देख लेते हैं सब कुछ वीडियो में कैप्चर हो रहा है या नहीं हो रहा है। हाँ बिल्कुल सब कुछ कैप्चर हो रहा है, ठीक है, वेरी गुड। चलो, तो R का वैल्यू हमको कितना याद रखना है 109677 और 1/R का वैल्यू 912 एंगस्ट्रम हमको याद रखना है, ठीक है। तो ये फाइनल फॉर्मूला हमारा बना है 1/λ = RZ² 1/N1² - 1/N2²। क्लियर है। इसको नोट कर लो, आगे हम लोग इसी के ऊपर एक छोटा सा सवाल करके देखते हैं, ठीक है। चलो इसको मिटाते हैं हम, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग दो चीज़ पढ़े कि सबसे पहले अगर नील बोहर का मॉडल को पढ़ रहे हैं तो वहाँ जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, तो बोलेंगे किसी खास ऑर्बिट पे करेगा, किसी खास ऑर्बिट पे करेगा तो उसका एनर्जी फिक्स होगा। वो एनर्जी हम लोग कौन से फॉर्मूला से कैलकुलेट कर रहे हैं, इस वाले फॉर्मूला से कैलकुलेट कर रहे हैं। उसका रेडियस भी फिक्स होगा, वेलोसिटी भी फिक्स होगा, है ना। वो चीज़ हम लोग नेक्स्ट धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ेंगे वहाँ कैलकुलेट करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन जब तक किसी खास ऑर्बिट पे घूम रहा है वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, है ना। तो मैक्सवेल का चीज़ यहाँ पे आके फेल कर जाता है। काहे फेल करेगा इसको हम लोग आगे समझेंगे, है ना। एक लेक्चर में तो सब कुछ नहीं बता सकते हैं, है ना। रदरफोर्ड में मैक्सवेल का लॉ लग गया, यहाँ पे क्यों नहीं लग रहा है, समझते हैं बात को, ठीक। तो देखो हम लोग जो फॉर्मूला पढ़े, क्या पढ़े, 1/λ = RZ² 1/N1² - 1/N2², है ना। यहाँ से वेवलेंथ यानी कि वेवलेंथ निकालने का हमको एक फॉर्मूला मिल गया, है ना। यहाँ से वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला मिल गया। यहाँ पे याद रखना 1/R का वैल्यू 912 एंगस्ट्रम होता है। क्लियर है। एक छोटा सा सवाल इसके ऊपर हम लोग करके देखते हैं, ठीक है। दो सवाल करेंगे, देखो ध्यान से। पहला क्वेश्चन है फाइंड द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। समझना बच्चों, हमको क्या निकालना है, एनर्जी निकालना है, इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम यूज कर रहे हैं, उसका जो पहला ऑर्बिट होगा उसमें जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा उसके पास कितना एनर्जी होगा, ठीक। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, अभी तो हम 3 फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। एक En का फॉर्मूला पढ़े हैं, दूसरा डेल्टा E का फॉर्मूला पढ़े हैं, तीसरा 1/λ। तो वेवलेंथ निकालने का था तब ये फॉर्मूला यूज करते हैं। डेल्टा E वाला फॉर्मूला कब यूज करते हैं, जब हम एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन को एक ऑर्बिट से दूसरे पे लेके जा रहे हैं, तब वो फॉर्मूला यूज करते हैं। तीसरा हम जो पहला फॉर्मूला पढ़े थे En बराबर -13.6 Z²/N², वो फॉर्मूला हमें ये बता रहा था कि अगर हम किसी खास ऑर्बिट पे घूम रहे हैं और उसमें कितना एनर्जी है वो निकालना है, तो वही वाला फॉर्मूला, फर्स्ट नंबर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। कहानी क्लियर है, ठीक। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला इसका मतलब बच्चों यूज होगा, तो बोलेंगे सिंपली En = -13.6 Z²/N²। ये फॉर्मूला बताता है कि किसी पार्टिकुलर ऑर्बिट में, कोई भी ऑर्बिट जिसके बारे में बोले फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसमें अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उस ऑर्बिट के पास कितना एनर्जी होगा, या यूँ कहें कि उस इलेक्ट्रॉन के पास कितना एनर्जी होगा, वो अगर हमें निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक। तो चलो लगाते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट का है, इसका मतलब E1 -13.6 हो गया। Z का वैल्यू कितना हुआ, चूंकि हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर। N का मतलब ध्यान समझो, चूंकि फर्स्ट ऑर्बिट घूम रहा है ना जी, फर्स्ट ऑर्बिट घूम रहा है, सॉरी यहाँ पे एक चीज हम गलती बोल दिए, फर्स्ट ऑर्बिट मतलब N का वैल्यू 1 और हाइड्रोजन एटम है उसके लिए Z का वैल्यू 1, ठीक है। तो ये जो Z है एटॉमिक नंबर लिखते हैं उसके लिए 1, चूंकि हाइड्रोजन है, ठीक। और N मतलब सेल नंबर, कौन सा सेल में निकालना है, तो फर्स्ट सेल में, तो 1 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, देखो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जूल में निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, -2.18 गुना 10⁻⁻18 जूल। इसको कितना से गुना किए होंगे, इसको गुना किए होंगे 1.6 गुना 10⁻⁻19 से गुना करके देखना, इतना ही आएगा, ठीक है। तो ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया कि अगर इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसके पास कितना एनर्जी है। सिंपल क्वेश्चन बनाए थे, ठीक है। इसको नोट कर लो। डेल्टा ई वाला फॉर्मूला कब लगाना, देखो बच्चों जैसे जैसे लेक्चर को कंक्लूड करेंगे, आगे करेंगे, तुमको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा, इसलिए पैसेंस रख के देखना है सिर्फ, ठीक है। तो चलो इसको नोट कर लो। इसी में क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। फाइंड द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, नहीं He+ आयन। अब ध्यान से सुनो, हम तब शुरुआत में एक बात बताए थे कि ये जो बोहर का एटॉमिक मॉडल है ना, ये एटॉमिक मॉडल हम लोग सिर्फ उसी स्पेसीज के ऊपर लगा सकते हैं जिसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, तो बोलेंगे 1 इलेक्ट्रॉन। तो बोलेंगे हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, सब जानता है।
हीलियम के पास कितना होता है बच्चों, तो 2 एटॉमिक नंबर है, तो इसके पास 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन अगर हम इससे 1 इलेक्ट्रॉन बाहर कर दें तो क्या होगा, He+ बनेगा कि नहीं बनेगा। अब इसके पास प्रोटॉन कितना, तो एटॉमिक नंबर तो अभी भी 2 है, तो प्रोटॉन 2 ही होगा, इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कहानी समझ में आया बच्चों। तो फिर से लिख रहे हैं, हीलियम है, 1 इलेक्ट्रॉन बाहर कर दिए तो ये बना He+। इसके पास प्रोटॉन 2 था, इलेक्ट्रॉन अभी भी 2 था। यहाँ पे प्रोटॉन तो 2 ही रहेगा, इलेक्ट्रॉन ना लूज किया है तो इलेक्ट्रॉन 1 हो जाएगा। इसका मतलब अब ये 1 इलेक्ट्रॉन स्पेसीज बन चुका है। इसका मतलब इस आयन के ऊपर बोहर का एटॉमिक मॉडल लागू हो जाएगा। कहानी क्लियर है। तो चलो लगाओ, देखो ध्यान से, हमारा 3rd ऑर्बिट दिया हुआ है, 3rd ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और हीलियम आयन है, ठीक। उसका एनर्जी कितना होगा, तो बोलेंगे सर -13.6। जेड का वैल्यू कितना, तो बोलेंगे हीलियम है, हीलियम के लिए एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो 2 का स्क्वायर। और सेल नंबर कौन सा, 3rd है, 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कर दो, तो कितना आया -13.6, 4/9। इसको सॉल्व कर लेंगे, जो भी वैल्यू आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व तो कर सकते हैं ना, 4 से गुना कर देंगे 13.6 को, 9 से भाग कर देंगे, तो वो जो आंसर आएगा वही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कहानी क्लियर है बच्चों। अभी देखो ध्यान से, हम क्या कर रहे हैं, एक पार्टिकुलर ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसका एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं। अभी हमको बच्चों यही समझना है कि नील बोहर के हिसाब से ऑर्बिट फिक्स है, उसका रेडियस फिक्स है, उस पर घूमने वाला इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी फिक्स है, और जिस ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसका एनर्जी फिक्स है। उसी चीज को हमें समझना है, इसलिए इसी को हम अभी एकदम रेडियस, ऑर्बिट, वेलोसिटी सबके बारे में समझेंगे। फिर आगे इसका कंक्लूजन निकालेंगे कि क्यों रदरफोर्ड का मॉडल फेल होकर के नील बोहर का मॉडल एग्जैक्ट अप्लाई हो जाता है। कहानी क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पे चेंज करते हैं। फाइंड द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 4th ऑर्बिट ऑफ Li2+। क्लियर है। 4th ऑर्बिट बोल रहा है, यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस नहीं निकालना बच्चों, कितना एनर्जी का हेर फेर होगा यहाँ से वहाँ, बस बोल रहा है कि 4th ऑर्बिट है। देखो ध्यान से, ये पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा, ये पहला अगर है तो ये दूसरा, तीसरा, चौथा। कौन सा एटम है, तो बोलेंगे एटम नहीं, इस बार आयन है। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, क्या लिथियम के ऊपर ये मॉडल अप्लाई होगा बोहर का, बोलेंगे नहीं, लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अगर इससे हम 2 इलेक्ट्रॉन बाहर कर दें तो Li2+ बनेगा कि नहीं बनेगा। अब इस आयन के ऊपर हमारा बोहर का मॉडल लग जाएगा, इसलिए हम यहाँ क्वेश्चन में Li2+ बोले थे, क्योंकि Li2+ के पास कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 1 ही इलेक्ट्रॉन होगा ना, क्योंकि 3 होता है एटॉमिक नंबर, इसका मतलब 3 प्रोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन था, 2 लूज कर देगा तो 1 ही बचेगा। कहानी समझ में आया। तो ये मॉडल हम लगा सकते हैं उन सारी स्पेसिस के ऊपर जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। तो -13.6, जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर चूंकि लिथियम आयन है तो उसके लिए जेड का वैल्यू 3, एटॉमिक नंबर रखते हैं तो एटॉमिक लिथियम के लिए एटॉमिक नंबर 3 होता है। और कौन सा ऑर्बिट है बच्चों, बोलो 4th ऑर्बिट है। 4th सेल में अगर इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो कितना एनर्जी होगा, अपॉन में 4 का स्क्वायर, तो -13.6 × 9/16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको सॉल्व करके जो भी आंसर आ जाए वही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, हाइड्रोजन के केस में जो हम निकाले थे ना, पहला का -13.6, दूसरा का -3.4, तीसरा का -1.51, चौथे का 0.85, -0.85, तो वो हाइड्रोजन के लिए था। अभी हम हीलियम, हाइड्रोजन, इसके लिथियम की बात कर रहे हैं, तो उसमें उतना वैल्यू नहीं आएगा, क्योंकि वो स्पेशल केस हाइड्रोजन के लिए पढ़ रहे थे। ये मॉडल हम हीलियम आयन के ऊपर भी लगा सकते हैं, लिथियम आयन के ऊपर भी लगा सकते हैं, लेकिन वो जो डाटा हम लोग याद किए थे -13.6, -3.4, -1.51, वो सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए एप्लीकेबल था। कहानी क्लियर है। चलो बच्चों एक क्वेश्चन और देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, तब हम लेक्चर को यहाँ पे बंद करेंगे। उसके नेक्स्ट लेक्चर में फिर कल हम लोग इसके ऊपर ढेर सारा न्यूमेरिकल्स देखेंगे। क्लियर है, वेलोसिटी और रेडियस के बारे में समझेंगे। हम कह रहे हैं find the energy radiated, radiate का मतलब लूज करना, find the energy lost या radiated by the electron when it jumps from 3rd to 1st ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। समझना बात को, बोल रहे फाइंड द एनर्जी रेडिएटेड बाय इलेक्ट्रॉन व्हेन इट जंप्स फ्रॉम 3rd to 1st ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। ये 3rd के बदले 2nd कर देते हैं, क्या कर देते हैं बोलो, 2nd to 1st ऑर्बिट इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो अब यहाँ कौन सा तरीका लगाएंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो देखो एनर्जी लूज या गेन कर रहा है, ध्यान समझना। ये हमारा एटम का न्यूक्लियस हो गया, ये पहला ऑर्बिट, ये दूसरा, तीसरा, चौथा। हमको 2nd से जब इलेक्ट्रॉन 1st पे आएगा तो इस दौरान हमको मालूम है ना एनर्जी लॉस करेगा बोहर के मॉडल के हिसाब से,
इलेक्ट्रॉन अगर सेकंड पे घूमता रहता तो एनर्जी लूज या गेन नहीं करता, फर्स्ट पे घूमता रहता तो एनर्जी लूज या गेन नहीं करता। अगर सेकंड पे से फर्स्ट पे आ रहा है तो इसका मतलब ये एनर्जी लूज करेगा। तो वही वैल्यू हमको निकालना है। तो बच्चों बैटरी तो बहुत कम हो गया, तो कोशिश करते हैं इस सवाल को एटलीस्ट हम कर देने का, ठीक है। बैटरी पूरा डाउन हो चुका है, ठीक है बच्चों। तो कोशिश करना, हो सकता है दिखे ना स्पष्ट, फिर भी कोशिश करना, ठीक है। तो देखो इस सवाल को वापस से हम कल कंक्लूड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमको डेल्टा ई निकालना। डेल्टा ई मतलब ध्यान से समझो, EN2 माइनस EN1 क्या था फॉर्मूला बोलो, RZ²। क्लियर है? 1/N1² माइनस 1/N2²। क्लियर है? नहीं सॉरी, RZ² तो इसमें आ जाएगा -13 प्लस 13.6 Z², 1/N1² माइनस N2²। यही फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे ना, जब एनर्जी एक ऑर्बिट से दूसरे, इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे पे जाएगा, ठीक। तो 13.6 Z²। तो लगाओ कहाँ से कहाँ जा रहा है, तो सेकंड से फर्स्ट पे, तो E2 माइनस E1 करेंगे यहाँ पर, ठीक है। 13.6 हाइड्रोजन एटम में, तो हाइड्रोजन एटम के लिए एटॉमिक नंबर 1 हो जाएगा। किस पे आ रहा है बच्चों बोलो, 1 पे आ रहा है। किससे आ रहा है, 2 से आ रहा है। कहानी क्लियर है ना? तो जरा सॉल्व करो। तो 13.6 कितना हो गया बच्चों बोलो, 13.6। इसको सॉल्व करेंगे 1 माइनस 1/4, यानी कि कितना हो जाएगा बोलो बच्चों, 3/4। तो 13.6 इंटू 3/4, इसको जरा सॉल्व करो, कितना हो जाएगा देखो ध्यान से। इसको सॉल्व करके एक बार देख लेते हैं। 13.6 को हम लोग 3 से गुना कर देते हैं। 3 6 18 1, 3 3 9 1, 10 के 3 3 4 3 6 18 1, 3 3 9 1, 10 के 3 1 3 1 4, ठीक। इतना हो गया, इसको 4 से भागा कर देते हैं। कितना हो जाएगा, 4 10 जा 40, कट गया 0.8 आया, 4 2 जा 8। कितना आया बच्चों बोलो, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो यही चीज आना भी चाहिए था, याद करो यही चीज आना भी चाहिए था। इसका कितना आंसर हो गया, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो ध्यान से, हम लोग पढ़े थे यहाँ पे बच्चों बोलो, हाइड्रोजन एटम है, पहला का एनर्जी कितना 13.6, दूसरा का -3.4, उसके बाद 1.511। तो बोलेंगे यहां से जब यहां आएगा तो कितना एनर्जी लूज करेगा, तो बोलेंगे यही दोनों के डिफरेंस के बराबर। तो -3.4 में घटा दो कितना, -13.6, तो 10.2 आएगा कि नहीं आएगा। तो वही चीज फॉर्मूला से भी आया। कहानी समझ में आ रहा है? तो बोलेंगे जब इससे इसमें आएगा तो कितना इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करेगा, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लूज कर देगा। कहानी क्लियर है? तो बच्चों देखो आज यहीं पे रखते हैं क्योंकि बैटरी का डिस्चार्ज हो चुका है। कल के लेक्चर में इसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आई होप लेक्चर अच्छा लगा होगा।